Hello students, how are you? Myself Talor Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. A very good morning, a very good afternoon, a very good evening to all. आप जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, today we are going to start the new chapter of class 12 physics and that is wave optics. बच्चों आज हम हमारे क्लास 12 फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं। उससे पहले वी शुड नो व्हाट इज ऑप्टिक्स। एक्चुअली हमने हमारे लोअर स्टैंडर्ड में और हमारे 10th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी लर्न किया है कि ऑप्टिक्स क्या है। और अगर आपको नहीं पता है तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। तो बच्चों, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट। वैसे तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस है, बट उनमें से एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट के जो फिनोमिना है उनके बारे में बात करते हैं। तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज ऑप्टिक्स। सो how can we define optics? The optics is the branch of physics which deal with the study of light or we can say optical phenomena. अब बच्चों देखो, सदियों से ये डिस्कशन चलता आ रहा है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। तो सबसे पहले इन 1637 वन साइंटिस्ट नेम एज डेकार्टिस, उसने क्या किया, एक ऐसी पार्टिकल थियरी प्रपोज की और उसका नाम क्या है, कॉर्पस्कुलर थियरी। क्या नाम है थियरी का? कॉर्पस्कुलर थियरी। वो किसके साथ डील करती है? लाइट के साथ, बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ पार्टिकल नेचर। लाइट को पार्टिकल नेचर कंसीडर करके सबसे पहले इन 1637 डेकार्टिस नाम के साइंटिस्ट ने कॉर्पस्कुलर थियरी हमें दी और उसके बेस पे डेकार्टिस ने ऑप्टिकल फिनोमिना लाइक रिफ्रैक्शन हमें समझाया और उनमें उस पे से डेकार्टिस ने स्नेल्स लॉ प्रूफ किया। बच्चों, हम स्नेल्स लॉ 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सो हम क्या लिखते थे उसका फॉर्मूला, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड वो कांस्टेंट क्या होता था? द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर आपको नहीं पता है तो हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? स्नेल्स लॉ। यहां से हम देखेंगे स्नेल्स लॉ क्या होता था। स्नेल्स लॉ होता था रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, बट उसका हमें क्या लेना है? साइन। सो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू sign of angle of refraction, not reflection. Snell's law is about refraction of light is always remain constant and this constant is known as eta 21, where eta is refractive index of medium. बच्चों, हमने यहाँ पे eta 21 इसलिए लिखा है, हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जब रे ऑफ लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है, तब एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया वो अपने एक्चुअल पार्ट से कुछ बैंड होती है। तो हुआ क्या कि भाई फर्स्ट मीडियम की कंपेयर में सेकंड मीडियम का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बच्चों, हम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो न्यूमरेटर पार्ट में होगा और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो डिनोमिनेटर पार्ट में होगा। ओके, तो ये हो गया स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। तो 1637 में डेकार्टिस ने कॉर्पस्कुलर थियरी प्रपोज की और उस पे से डेकार्टिस ने स्नेल्स लॉ प्रूफ करके हमें दिया। बच्चों, बट इन 1637 ये जो थियरी है कॉर्पस्कुलर थियरी वो फेमस नहीं हुई। तो एक ग्रेट साइंटिस्ट जिसको सभी बच्चे जानते हैं और उसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन ने 1675 में, दैट इज इन 17th सेंचुरी में, वही कॉर्पस्कुलर थियरी को ऐसे एक्सप्लेन किया कि जिसका कंसेप्ट हमें पता चल सके। तो सिंपल वे में कॉर्पस्कुलर थियरी को सर आइजैक न्यूटन ने हमें एक्सप्लेन किया। तो न्यूटन साहब ने कॉर्पस्कुलर थियरी को कैसे एक्सप्लेन किया इन 1675? तो देखो यहाँ पे न्यूटन साहब ने हमें बोला कि एवरी लाइट सोर्स एमिट्स अ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कल्स। सभी लाइट के जो सोर्सेस हैं, आप सनलाइट की बात करो तो सनलाइट क्या हो, सनलाइट के लिए ये जो सन है वो सोर्स ऑफ लाइट हो गया। इफ यू टॉक अबाउट ट्यूब लाइट, इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस ऑल आर द सोर्स ऑफ लाइट। तो न्यूटन साहब ने हमें ऐसा बोला कि सभी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो सभी अपने में से ऐसे टाइनी पार्टिकल को एमिट करते हैं और वो टाइनी पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस्कल्स बोलेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी द फर्स्ट thing is that every light source emits tiny particle which is called corpuscles. Okay, चलो देखो सेकेंड वन। ओके, ये बात ध्यान में रखना कि न्यूटन साहब ने बोला कि सभी जो लाइट सोर्स है वो टाइनी पार्टिकल को एमिट करते हैं एंड दैट टाइनी पार्टिकल इज नोन एज कॉर्पस्कल। बट कॉर्पस्कल्स के बारे में उन्होंने एक फर्दर इंफॉर्मेशन दी हमें। क्या कहा कि ये जो कॉर्पस्कल्स है वो इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है, रिजिड है एंड massless है and the corpuscles are of different shapes and size depends on the color of light. न्यूटन साहब ने हमें क्या बोला कि ये जो कॉर्पस्कल्स है वो हाईली इलास्टिक है, रिजिड है, मासलेस है। देखो ये मासलेस है ना, वो उसको हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ किया है। ओके, मेरे सामने एक ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट मुझे लाइट दे रही है। तो वो ट्यूबलाइट है वो लाइट का क्या हो गया? सोर्स हो गया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी एवरी लाइट सोर्स एमिट टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कल्स। तो उनमें उसपे से जो आ रहे होंगे वो क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे और उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल बोलते हैं। अगर वो कॉर्पस्कल्स मेरे सर पे, दैट इज मेरे हेड पे अगर एमिट होते हैं, वहां से एमिट होके यहाँ पे इंसिडेंट होते हैं तो मुझे लग सकते हैं, बट मुझे नहीं लगते, मुझे फील नहीं होता कि मेरे सर पे, मेरे हेड पे कोई कॉर्पस्कल्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा फील नहीं होता बिकॉज दिस कॉर्पस्कल्स आर ऑफ मासलेस। ओके, ये जो कॉर्पस्कल्स निकल रहे हैं वो मासलेस है। दैट मीन्स अगर मासलेस नहीं होता तो मेरा सर फट जाता। ओके, ऐसा तो हुआ नहीं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थियरी वी कैन से दैट every light source emit tiny particles known as corpuscles and that corpuscles are rigid, massless, highly elastic and are of different shapes and size according to
कलर ऑफ लाइट। अलग अलग कलर ऑफ लाइट में से निकलने वाले जो कॉर्पस्कल्स हैं उसकी शेप एंड उसकी जो साइज है वो डिफरेंस हो गए। थर्ड वन देखते हैं, दैट इज सेकंड वन देखते हैं। कॉर्पस्कल्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। न्यूटन साहब ने ऐसा बोला कि जो कॉर्पस्कल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। मीन्स न्यूटन्स ने हमें रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के बारे में बात की कि लाइट जो है दैट इज सभी सोर्स ऑफ लाइट में से निकलने वाले जो कॉर्पस्कल्स है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करते हैं। ऐसा भी बोला कॉर्पस्कल्स ट्रैवल विथ डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम। ये तो बात हमें पता है भाई, कॉर्पस्कल्स है डिफरेंट मीडियम में जाएंगे, दैट इज डिफरेंट मीडियम चेंज करेंगे तो डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी ऑफ कॉर्पस्कल्स आल्सो विल बी डिफरेंट। डिफरेंट मीडियम में कॉर्पस्कल्स जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं उसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। ऐसा हमें न्यूटन साहब ने बोला। न्यूटन साहब ने हमें थर्ड ऐसा बोला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थियरी व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ये बच्चों ध्यान में रखना यहां पे गलत हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स corpuscular theory when the ray of light travel from one transparent medium to another transparent medium if light bends towards the normal। बच्चों हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना के बारे में पता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनोदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज द लाइट विल स्लाइटली चेंज इट पार्ट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। जब लाइट रे और जब लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनोदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो एक ऐसी सरफेस है जहां पे दो मीडियम सेपरेट होते हैं, उस सरफेस से लाइट अपने एक्चुअल पार्ट से कुछ बैंड होती है एंड दैट बेंडिंग फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमें न्यूटन साहब ने क्या बोला कि अगर लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनोदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है और अगर ऐसा होगा कि वो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी इन सेकंड मीडियम, तो ये ऐसा इंडिकेट करता है कि सेकंड मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम की कंपेयर में ज्यादा होगी। इन शॉर्ट न्यूटन साहब ने हमें क्या बोला कि अगर रे ऑफ लाइट एयर में से वाटर में इंसिडेंट होती है, फर्स्ट मीडियम एयर होगा, सेकंड मीडियम वाटर होगा, तो अगर लाइट एयर में से वाटर में एंटर होती है तो वाटर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जो कि ये गलत है हमें पता है, बट तब हमें पता नहीं था। कब? इन 17th सेंचुरी सबसे पहले न्यूटन साहब ने हमें एक्सप्लेन करने की ट्राई की कि भाई ऐसा ऐसा मान के चलोगे तो हमारी थियरी सही है वरना गलत हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले न्यूटन साहब ने क्या बोला कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फर्स्ट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनोदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है और अगर वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुई तो उस मीडियम में रे ऑफ लाइट की जो लाइट है उसकी वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम के कंपेयर में ज्यादा होगी। इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कल थियरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। ओके, डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा होगी, ऐसा हमें न्यूटन साहब ने बोला। चलो अब देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कल थियरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इनसाइड डेंसर मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इनसाइड
rarer medium. Okay, so we can write velocity of water is greater than velocity of air according to Newton's corpuscle theory. अब बच्चों न्यूटन साहब ने हमें एक बात ऐसे भी बोली कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट वेव्स emit different corpuscles of different shapes and size. अलग अलग दैट इज डिफरेंट कलर की जो लाइट है वो डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज के कॉर्पस्कल्स को एमिट करती है. दैट इज द शेप एंड साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स इज डिपेंड्स ऑन द लाइट, द कलर ऑफ लाइट. अब बच्चों देखो, ये जो कॉर्पस्कल थियरी है वो इसलिए चल रही थी कि उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन ये है द नेम ऑफ थियरी. भाई दी किसने? न्यूटन साहब ने. तो न्यूटन साहब उस एरा में ये जो न्यूटन साहब है वो एक ऐसे साइंटिस्ट है, ऐसे वेल नोन साइंटिस्ट है कि उसने जो बोला वो बात कभी गलत हो ही नहीं सकती, ऐसा लोग मानते थे. आपने मुन्ना एमबीबीएस देखा होगा. ओके, उसमें सर्किट क्या बोलता है? भाई जब भाई बोलता है बापू दिखते हैं तो दिखते हैं. ओके, तो ऐसा ही था कि भाई न्यूटन्स ने जो कॉर्पस्कल थियरी दी उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, लेकिन तब के एरा में ये न्यूटन्स की जो थियरी है उसको सब मान के चलते थे. अब लेटर ऑन ये जो कॉर्पस्कल थियरी है न्यूटन साहब की वो उसने कुछ अचीवमेंट भी किए और उसके कुछ फेलियर भी हुई. तो सबसे पहले हम न्यूटन्स के ये जो कॉर्पस्कल थियरी है, कॉर्पस्कुलर थियरी है, उसने जो अचीवमेंट्स किए उसके बारे में हम बात करते हैं. द फिनोमिना एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स कॉर्पस्कल थियरी. विद द हेल्प ऑफ Newton's corpuscular theory we can explain some optical phenomena like rectilinear propagation of light. वो तो हमें पता ही है. न्यूटन साहब ने क्या बोला कि all the corpuscles travel in a straight line. means according to Newton's corpuscle theory we can explain the rectilinear propagation of light. ये जो लाइट है वो टाइनी पार्टिकल्स से बने हैं और वो टाइनी पार्टिकल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कल थियरी हम उसको कॉर्पस्कल्स बोलते हैं. तो वो कॉर्पस्कल्स एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, तो वो क्या हो गया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. उसको हम विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कल थियरी एक्सप्लेन कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज दैट reflection of light can also be explained with the help of Newton's corpuscle theory. बच्चों न्यूटन साहब ने लाइट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी तो उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट है वो कॉर्पस्कल से बनी है और कॉर्पस्कल्स स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं. देखो यहाँ पे अगर ये कोई रिफ्लेक्टिंग मीडियम है और रे ऑफ लाइट और लाइट ऐसे आ रही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिनोमिना लाइट ट्रैवल, दैट इज कॉर्पस्कल्स ट्रैवल्स ओनली इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. लाइट कैसे आती है? स्ट्रेट लाइन में आती है. तो लाइट किससे बनी है आप यहां से देख सकते हो, ब्लू मार्कर से हमने ड्रॉ किया है. कॉर्पस्कल्स वेरी टाइनी पार्टिकल्स से बनी है. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर कोलाइड विद द मीडियम क्या होगा, वो कॉर्पस्कल्स फिर से वही डायरेक्शन में चले जाएंगे. डायरेक्शन वो नहीं होगी लेकिन वही मीडियम में चले जाएंगे. तो यहां से क्या हुआ, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बच्चों न्यूटन साहब ने हमें ऐसा भी बोला कि ये जो कॉर्पस्कल्स है वो हाईली रिजिड है, हाईली इलास्टिक है, मासलेस है एंड द कॉर्पस्कल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. तो बच्चों यहाँ पे देखो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी व्हाट इज द रिफ्लेक्शन फिनोमिना. न्यूटन साहब ने अपने कॉर्पस्कल थ्योरी के बेस पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे एक्सप्लेन किया.
तो न्यूटन साहब ने ऐसा बोला कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो कुछ नहीं है, वो क्या है, रिफ्लेक्शन इज अ इलास्टिक कोलिजन ऑफ कॉर्पस्कल्स विद द मीडियम। ये जो कॉर्पस्कल्स सोर्स ऑफ लाइट में से आ रहे हैं वो किसी मीडियम पे स्ट्राइक होते हैं, किसी मीडियम से कोलाइड होते हैं, तो वो जो कोलिजन होगा, कोलिजन ऑफ कॉर्पस्कल्स विद द मीडियम, वो कैसा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। बच्चों हमने 11th साइंस फिजिक्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन एंड व्हाट इज नॉन इलास्टिक कोलिजन। बच्चों इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, अगर मान लो अगर ये सरफेस है, ये कोई मीडियम है, यहाँ से कॉर्पस्कल्स आ रहे हैं, वो बिफोर कोलाइड विद द मीडियम उसकी जो भी कुछ एनर्जी होगी, जो भी कुछ मोमेंटम होगा, वो ही मोमेंटम, वो ही एनर्जी आफ्टर कोलाइड विथ मीडियम सेम रहेगी। ओके, सो वी कैन से दैट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द कॉर्पस्कल्स रिमेन कांस्टेंट। ऐसा हमें किसने बोला, न्यूटन साहब ने बोला, अकॉर्डिंग टू हिज कॉर्पस्कल थ्योरी। थर्ड इंफॉर्मेशन हमें ऐसी दी, रिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑफ लाइट को भी न्यूटन साहब की कॉर्पस्कल थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया। क्या बोला न्यूटन साहब ने कि अगर इसको हम रेयर मीडियम कंसिडर करें और सेकंड मीडियम को हम डेंसर मीडियम कंसिडर करें, तो जब लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे लाइट का पाथ दे सकते हो, और लाइट किससे बनी है, कॉर्पस्कल्स से बनी है, और कॉर्पस्कल्स भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। तो आप यहाँ से कॉर्पस्कल्स का पाथ देख सकते हो। देखो अब यहाँ पे ये क्या है, सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। फर्स्ट मीडियम इज रेयर मीडियम एंड सेकंड वन इज डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो न्यूटन साहब ने ऐसा बोला कि जो कॉर्पस्कल्स फर्स्ट मीडियम से, दैट इज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होते हैं, तब उस कॉर्पस्कल्स पे डेंसर मीडियम के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं इन कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम। न्यूटन साहब ने ऐसा नहीं बोला कि भाई रेयर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्पस्कल्स पे कुछ फोर्स नहीं लगाते, ऐसा नहीं बोला, वो भी फोर्स लगाते हैं, बट द फोर्स exerted by the particle of rarer medium is less as compared to the force exerted by the particles of denser medium. denser medium के जो particles है, भाई कोई मीडियम है तो उसके भी कुछ पार्टिकल, भाई कुछ मटेरियल से बना होगा मीडियम, तो उस मीडियम का जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल कॉर्पस्कल्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से खींचते हैं। तो होगा क्या, कॉर्पस्कल्स ऐसे जाना चाहते थे, जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हुए तो हुआ क्या, देखो यहाँ पे अगर ये कोई मीडियम है, यहाँ से कॉर्पस्कल्स यहाँ पे आके कोलाइड हुआ, तो हुआ क्या, ये जो सेकंड मीडियम है डेंसर मीडियम, उसकी कुछ पार्टिकल्स हैं, और मान लो कि जो डेंसर मीडियम है वो होमोजीनियस मीडियम है, सभी पार्टिकल इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से उस कॉर्पस्कल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे भी वो अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे भी अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे भी अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, but the resultant force, or we can say net force acting on a corpuscles by the particles of denser medium is always vertically downward. ये जो डेंसर मीडियम है उसके सभी पार्टिकल्स कॉर्पस्कल्स को इक्वल अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन से खींचते हैं, बट होता क्या है, इस कॉर्पस्कल्स पे जो लगने वाला जो नेट फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड में लगेगा। तो होगा क्या,
ये जो कॉर्पस्कल्स है वो रेरर मीडियम से जैसे ही डेंसर मीडियम में ढन टन करके एंटर होता है तो वो उस पर नेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। सो वो अपने ये जो एक्चुअल पाथ है वो एक्चुअल पाथ से कुछ बैंड होके टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगा और स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, ऐसा हमें न्यूटन साहब ने कहा। अब देखो ये तो हो गए अचीवमेंट ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। बट बच्चों इस थियरी के कुछ फेलियर भी थे। दिस थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन सम ऑप्टिकल फिनोमिनाज लाइक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आपने ये जो ऑप्टिकल फिनोमिना है वो कभी सुना नहीं होगा, लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। जब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे तब हमें ये सभी ऑप्टिकल फिनोमिना को डिटेल में स्टडी करना है। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ नाम की ही बात करेंगे, सिर्फ हेडिंग की ही बात करेंगे कि न्यूटन साहब, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब विच ऑप्टिकल फिनोमिना वी कैन नॉट एक्सप्लेन। तो सबसे पहला फिनोमिना है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वी कैन एक्सप्लेन बाय यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव नेचर। बट न्यूटन साहब ने क्या बोला कि ये जो लाइट है वो तो पार्टिकल नेचर है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स or from the Newton's corpuscular theory we cannot explain the interference of light. Second one, diffraction of light. ये diffraction phenomena है लाइट का, उसको भी हम न्यूटन साहब के corpuscular theory के बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड थर्ड एंड मोस्ट टाइम पे ऑप्टिकल फिनोमिना, द पोलराइजेशन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स corpuscular theory we cannot explain the polarization of light. So ये जो थ्री फिनोमिनाज है उसको हम by considering light as a particle nature हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सो ये था न्यूटन साहब की corpuscular theory का फेलियर। बट बच्चों सबको पता था कि भाई न्यूटन साहब ने जो थियोरी दी उसकी कुछ फेलियर है, तब भी वो थियोरी तो चलती रहती थी, चलती रही। कब तक? 1850 तक वो थियोरी चलती रही। और सबसे सैडबैक इस थियोरी को कब लगा? इन 1850। कब? जब फोकल्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूफ कर दिया कि जब रे ऑफ लाइट, ध्यान में रखना, जब रे ऑफ लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है और अगर वो सेकंड मीडियम में टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी तो सेकंड मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट की कंपेयर में कुछ कम होगी। दैट मीन्स according to Foucault, the velocity of light in rarer medium is greater than the velocity of light in denser medium. ओके, जिसको हम फिलहाल यह अभी इस एरा में हम लेके चलते हैं कि भाई वाटर में जो लाइट की वेलोसिटी होगी उसके कंपेयर में एयर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। ओके, तो आज हमने बात की न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी की। न्यूटन साहब ने कॉर्पस्कुलर थियरी में क्या एक्सप्लेन किया, न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थियरी के क्या अचीवमेंट्स थे एंड न्यूटन साहब की थियरी कहाँ पे फेल कर गई, उन सब के बारे में बात की। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट IMP फिनोमिना गिवन बाय हाइगेन्स। ओके, ये हाइगेन्स है वो किसी साइंटिस्ट का नाम है और वो साइंटिस्ट ने इस थियोरी को आगे बढ़ाया। ओके, बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ वेव नेचर। ओके, थैंक यू। तब तक हम ब्रेक लेते हैं। थैंक यू।